पहला पार्ट है क्लास 9th का विज्ञान और मापन, यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट, साइंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे मेजरमेंट। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि विज्ञान होता क्या है, फिर उसके बाद उसके मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान जो होता है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान करते हैं। यानी कि कोई भी आप परीक्षण करते हैं किसी क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक उसका परीक्षण करते हैं, किसी चीज का कोई प्रयोग करते हैं और उससे जो हमें ज्ञान मिलता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। यानी कि अब इनके शाखाओं के बारे में जानेंगे और इस भौतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा और जीव विज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का संबंध जो होता है निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से है ना। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है कि भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों, जिसके अंदर निर्जीव पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उनके संबद्ध घटनाओं से है। जैसे भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है, पहला होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। तो इसमें देखिए दोनों में, भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में भी आप देखते हैं सब निर्जीव पदार्थ ही होते हैं ना, और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में भी क्या देखते हैं? सब निर्जीव पदार्थ के ही बारे में कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। ठीक है, उसी तरह से दूसरा आपका था जीव विज्ञान, है ना। यहाँ पे दूसरा क्या था आपका? जीव विज्ञान। चलिए, तो जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। यानी कि जीव विज्ञान का मतलब है कि जिसमें सजीव पदार्थों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतुओं के बारे में, इन सब के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं ना और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं उसी तरह से इसके भी प्रकार देखते हैं। तो जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। पहला होता है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, और प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी, जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि विज्ञान क्या होता है। फिर विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं और जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान जिसमें हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस कहते हैं। और जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान जिसमें सजीव पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। तो बॉटनी है ना, बॉटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, और प्राणी विज्ञान में यानी जूलॉजी यानी कि जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मात्रक क्या होता है। ठीक है, यानी कि यूनिट क्या कहलाता है। मात्रक का मतलब होता है यूनिट। यूनिट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इन्हीं मानक मापों को उस राशि की मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मात्रक कहने का मतलब कि यूनिट है ना। यूनिट क्या होता है कि कोई भी राशि, जैसे मान लीजिए ये एक रेखा खींच दी, आप कहे कि इस रेखा की लंबाई बताइए, आप कह रहे हैं रेखा की लंबाई 5 मीटर है, यही उसका मात्रक कहलाता है। हम लोग एक यहाँ पे हम लोग एक ये ले लिए आयत। अब आयत का क्षेत्रफल हम कह रहे हैं कि 6 मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि ये जो मीटर स्क्वायर है ये इसके लिए मात्रक कहलाएगा। समझ गए? तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया मात्रक का अर्थ क्या है कि कोई भी राशि का मेजरमेंट करने के लिए कुछ माप की जरूरत होती है। अब मान लीजिए आप ही का वजन है, आप कह रहे हैं कि हमारा वजन 50 केजी है, या केजी जो लग रहा है इसका ये मात्रक कहलाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो मात्रक का आपका यहाँ से पता चल गया कि किसी भी राशि को मापने के लिए जो हम लोग कोई माप की आवश्यकता होती है ना मेजरमेंट करने के लिए, तो आप केजी देख रहे हैं यहाँ माप है, मीटर यहाँ माप है, मीटर स्क्वायर यहाँ माप है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं, है ना। जैसे बल की बात करें 10 न्यूटन बल। अब ये बल क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बल है, यहाँ न्यूटन लग रहा है और न्यूटन लग रहा है, यानी कि यह भी एक मात्रक है। समझिए? अब चलिए उसी तरह हम लोग अब बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। यानी कि भौतिकी के नियम में आप देखते हैं कि भौतिकी में हम लोग लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, बल का, ऊर्जा का, वेग का, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। इनको क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इसकी लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। द्रव्यमान है ना,
5 केजी द्रव्यमान है, 10 केजी द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान यानी कि ये सब जो भी है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है ना, बल है, ऊर्जा है, वेग है, त्वरण है, जो भी ये सब भौतिकी के पदों में प्रयुक्त होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती है। और भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला होता है आधारी राशि यानी बेस या बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी। तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। पहला है आपका आधारी राशि, वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी राशि क्या होती है? स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियां 7 होती है, ये याद रखिएगा कि आधारी राशियां कितनी होती है? 7 आधारी राशियां होती हैं। चलिए ये सातों राशियां यहां से हम लोग जान लेते हैं। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान यानी कि मास, तीसरा होता है समय यानी कि टाइम, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा होता है ताप, है ना, टेम्परेचर, और ज्योति तीव्रता, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ का परिमाण यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 होते हैं, ठीक है। तो ये 7 कौन सी राशियां होती है? तो आधारी राशियां होती है। तो आपको यहाँ बता चुके हैं कि वास्तव में आधारी राशि कितनी होती है? 7 होती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो स्वतंत्र राशियां होती हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं? आधारी राशियां होती हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं। जैसे लंबाई है, किसी चीज की लंबाई किस बात पे निर्भर करेगी? आप ही बताइए। किसी पे भी निर्भर, किसी चीज का द्रव्यमान 5 केजी है, 10 केजी है, वो किस पे निर्भर करेगा? किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा। वो यानी कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो खुद पे इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी राशियां आधारी राशियां कहलाती हैं, ठीक है। और ये आधारी राशियों को के मात्रक जो होते हैं, यानी कि इनके जो यूनिट होते हैं, उसे आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है। आधारी राशियों के मात्रक यानी कि जैसे यहाँ एसआई मात्रक के कुछ नाम दिए गए। अब ये एसआई मात्रक क्या होता है अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, शॉर्ट में एम से डिनोट करते हैं संकेत में। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम यानी केजी लिखते हैं ना, 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, ऐसे द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान के लिए केजी हो गया। अगला है आपका समय, तो समय के लिए सही मात्रा का उसका सेकंड होता है जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा के लिए एम्पियर होता है जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ताप के लिए जो होता है आपका केल्विन होता है जिसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला होता है जिसे सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ के परिमाण के लिए मोल होता है जिसे MOL से डिनोट करते हैं। तो यहां से आपको ये जो जितने भी दिख रहे हैं, ये सब क्या है? इसके मात्रक कहलाएंगे यानी आधारी मात्रक कहलाएंगे। ये जितने भी यहाँ जो संकेत देख रहे हैं क्या है? आधारी मात्रक कहलाते हैं। अब अगला है व्युत्पन्न राशियां, वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। अब इसकी संख्या अनगिनत हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या है? वे राशियां हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। तो जैसे एक दो इसमें समझ लीजिएगा, आपको अभी बल समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि चैप्टर अभी पढ़े नहीं है। कार्य भी और ऊर्जा ये सब बाद के टॉपिक्स हैं। पहले क्षेत्रफल देखिए। तो क्षेत्रफल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम कह रहे हैं कि कैसे ये निर्भर करता है आधारी राशि पे। तो मान लीजिए आपके पास एक आयत है, आयत की लंबाई है और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई है ना, दो होगी तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई भी एक तरह से क्या है? लंबाई यहाँ से एक तरह की आधारी राशि है, और चौड़ाई भी क्या होगा? उसका भी तो कुछ लंबाई होगा ना, जो चौड़ाई होगा उसका कुछ तो कुछ होगा ना, 5 मीटर 10 मीटर कुछ होगा ना। तो ये दोनों देख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या है? एक तरह से, है ना, किस चीज का लेंथ ही ना है, लंबाई ही ना है दोनों। तो ये दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है कौन सी? व्युत्पन्न राशि यानी कि क्षेत्रफल, है ना, लंबाई पर निर्भर कर रहा है ना। तो लंबाई यहाँ पे लंबाई पे निर्भर कर रहा है, तो एक ऐसी राशि हुई व्युत्पन्न। जैसे आयतन है, तो आयतन का आप लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये भी कैसी राशि है? तो व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वो क्या, किस पे निर्भर है? आधारी राशि के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं की बात को? तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि वैसी राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है ना, उसे आधारी राशि कहते हैं। तो यहाँ देख रही है कि उन्हीं के पदों में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई, है ना, ये सब क्या है? आधारी राशियां हैं। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यहाँ व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब जैसे लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई का भी मीटर, यानी कि इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसी तरह यहाँ देखिए लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर और ऊंचाई के लिए मीटर, यानी मीटर क्यूब। यहाँ पे आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना यहाँ से? तो ये
उसके ऊपर निर्भर करती है, आधारी राशियों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये अभी आपको मात्रक निकालना सिखाएंगे, कुछ मात्रक आपको बताएंगे भी। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं, आधारी मात्रक क्या होता है कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम लंबाई की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो लंबाई का मात्रक जो होता है, अभी आपको बताए थे, लंबाई का मात्रक जो क्या होता है आपका, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक, तो केजी। तो यहाँ से ये आपको निर्भर कर, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, इसलिए आधारी मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि जिसे आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक अभी आप देखे थे, क्षेत्रफल का मात्रक अभी आपको बताए थे कि जैसे मीटर स्क्वायर होगा, तो ये मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, और लंबाई क्या है, तो आधारी राशि है। तो जो राशि है ना, यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि जिसे हम लोग किसके आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आयतन के लिए क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, समझ रहे ना। और भी है, इन सब के बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे अगर वेग की बात करें तो वेग जो होता है वेलोसिटी को कहते हैं, और वेलोसिटी जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड में हम लोग व्यक्त करते हैं, और ये किसी एक निश्चित दिशा में रहता है, ये आगे आपको बताएंगे। ठीक है, त्वरण है तो त्वरण जो होता है उसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल जो है, बल का होता है न्यूटन, है ना, या फिर केजी, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो ये सब अभी आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से बस समझ लेना है क्या होता है। आगे हम लोग अगले चैप्टर में इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे ना, वेग, त्वरण और बल, तो वहां से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में बस आपको मात्रकों के बारे में समझना है कि कौन आधारी होते हैं, कौन व्युत्पन्न होते हैं, और ये कहाँ से आया है, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए अब एक बात यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि विभिन्न पद्धतियों के मात्रक और उनके संबंध क्या होते हैं। तो किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित की सहायता लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्युत्पन्न राशि है और उसका व्युत्पन्न मात्रक आपको निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या जरूरी होगा उसके बारे में देखते हैं। तो पहला बात आता है कि उस व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषित करने वाले समीकरण प्राप्त होने चाहिए, और दूसरा उस समीकरण में शामिल होने वाले आधारी राशियों के आधारी मात्रक आपको पता होने चाहिए। जैसे हम लोग एक व्युत्पन्न राशि लेते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर आपको पहले क्या पता होना चाहिए, तो व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण, यानी क्षेत्रफल को परिभाषित करने वाला समीकरण क्या होगा, तो होगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये दोनों आपको पता चल गया। इसका लंबाई में चौड़ाई से जब गुना करते हैं, यानी ये दोनों क्या है, आधारी राशियां ही हैं, तो इन दोनों में जब गुना करते हैं तो क्षेत्रफल आता है। तो आपको पहले ही बता दिया कि दो चीजें पता होनी चाहिए कि उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण, यानी ये आपका समीकरण हो गया, और उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक, यानी कि इस समीकरण में जो शामिल हुए हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई जो शामिल हुआ है, इसके क्या चाहिए आपको, तो क्या पता होने चाहिए, तो उनके मात्रक पता होने चाहिए। यानी कि अगर आपको क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकालना है, ठीक है, एसआई मात्रक नहीं, तो लंबाई का मात्रक पता होना चाहिए यानी कि मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक पता होना चाहिए यानी मीटर, मीटर 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 स्क्वायर। उसी तरह दूसरा देखते हैं हम लोग बल का। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया सर, तो ये अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी इस चैप्टर में नहीं है। चलिए, तो यहाँ से आपको बल का मात्रक की बात करें, बल का एसआई मात्रक की बात करिएगा ना, तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का क्या होता है, पहले तो आपको ये समीकरण प्राप्त हो गया जो आपके कंडीशन दिया है उसके अनुसार, और दूसरा इनके मात्रक भी पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, है ना, और त्वरण का क्या मात्रक होता है, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया ना इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बल के बारे में जो परिभाषा दी थी न्यूटन ने दी थी, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में न्यूटन से भी संकेत देते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ये आपको पता होना चाहिए समीकरण, किसी समीकरण को ज्ञात करने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को
मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यानी कि जो सभी प्रकार के जितने भी हम लोग राशि जो होते हैं उनके पूरे समूह के लिए हम लोग जो मात्रक इस्तेमाल करते हैं उन्हीं मात्रकों की उसकी पद्धति कहते हैं। तो यहाँ से आपको परिभाषा क्लियर हो गया कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, जिसमें से 3 प्रचलित पद्धतियों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहला है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इस पद्धति में संक्षेप में एफपीएस, ठीक है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, लंबाई का मात्रक फुट, समझ है ना, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, पाउंड होता है द्रव्यमान का मात्रक, और समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड। नाम से ही पता चल रहा है फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस, ठीक है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक। अगला है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति को नाम आपको पता ही चल गया, सीजीएस कहेंगे। और इस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, है ना, और समय का मात्रक सेकंड। चलिए यहाँ से पता चल गया। और इस पद्धति को संक्षेप में एक और नाम से जानते हैं, मीट्री पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड यानी एमकेएस सिस्टम। इस पद्धति को संक्षेप में क्या कहेंगे, एमकेएस पद्धति कहेंगे, ठीक है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये 3 पद्धतियां थी जो ज्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब यहाँ से जान लेते हैं आपको कि एसआई मात्रक क्या कहलाता है। आपको बोले थे ना, तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति देखिए क्या होती है। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएगा। और इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट के कारण संक्षेप में एसआई मात्रक के नाम से जाना जाता है। और यह एसआई मात्रक का प्रयोग पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है। जैसे अगर लंबाई का एसआई मात्रक मीटर प्रयोग हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में मीटर ही प्रयोग होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास द्रव्यमान है तो उसका केजी हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में यही होगा। त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में यही प्रयोग होगा, और यही एसआई मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हम लोग बात करते हैं दाब की, यानी प्रेशर की। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब भी एक आपका व्युत्पन्न राशि होगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल पता है फॉर्मूला, तो दाब का एसआई मात्रक आप बता सकते हैं। तो बल के लिए न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे, न्यूटन मीटर के पावर -2, इसको भी वही पढ़ेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका जो किसने बताया था, इसे पास्कल ने बताया था। तो उनके आदर के लिए, उस साइंटिस्ट के आदर के लिए दाब को एसआई मात्रक हम लोग पास्कल भी, यानी कि शॉर्ट में पीए भी लिखते हैं। यानी कि 1 पास्कल जो होता है 1 पीए, यानी कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए यहाँ से। तो ये उनके आदर के लिए पास्कल हम लोग नाम यूज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हम लोग साइंटिस्ट के नाम पे भी कुछ मात्रकों का प्रयोग करते हैं, और वो उनके आदर के लिए किया जाता है, और उससे आसानी हो जाती है, उससे सुविधा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे ना, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे तो उसमें अलग अलग मात्रक आते जाएंगे, और वहां से आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे अगर हम लोग वायुमंडलीय दाब की बात करें, तो गैसीय दाब के माप का एक मात्रक जो होता है, एक और मात्रक जो होता है, इसको एटमॉस्फियर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फियर कहते हैं, यानी एटीएम कहते हैं। एटीएम संकेत में एटीएम कहा जाता है, समझ गए। तो गैस के दाब का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर मात्रक कहते हैं। जैसे वायुमंडल पे वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वायुमंडल पे वायु का दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो इसको कहां से मेजर किया जाता है, तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। जैसे कि आपको बताया है कि गैस का एक और दाब होता है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो उसी तरह समुद्र तल से जब आप देखिएगा वायुमंडल का जो दाब होता है उसे वायुमंडलीय दाब, यानी, है ना, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है।
वो वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। और 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे लगभग में देखें तो ये हो जाएगा 1.01, 2 अंक लिए हैं पॉइंट के बाद, इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। चलिए, तो यहाँ से आपको दाब के बारे में भी पता चल गया। चलिए, अगला हम लोग बात करते हैं ताप और उष्मा के मात्रक के बारे में। तो मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान के मापन के लिए केल्विन मापक्रम का व्यवहार किया जाता है। जैसे आपको पहले ही बताया था कि ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, इस मापक्रम पर बर्फ के गलनांक का मान 273.15 तथा जल के क्वथनांक का मान 373.15 होता है। ठीक है, यानी कि बर्फ के गलनांक यानी कि पिघलने की जो उसका माप होता है 273.15 होता है, और उसका जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो 373.15 होता है। इसके बीच लंबाई को सेल्सियस मापक्रम जैसे जैसे ही 100 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है और इसे 1 के लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, जैसे बर्फ की गलनांक की बात करें तो बर्फ कितने पे, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि वो किसके बराबर होता है, तो 273.15 के, यानी कि यहाँ से ये 273 के आ गया। और जल की क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या, 373.15 के। देख रहे हैं ना, ये आपको पता है कि जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पे आपका कह रहा है 373.15, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, यानी कि 373 के लगभग। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यानी आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। यहाँ से यही क्लियर होता है। तो इसके आधार पर चलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और दूसरा भी देख रहे हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें देखिए ये 373 हो गया, यानी कि 273 ऐड हो गया 100 डिग्री सेल्सियस में, तो ये 373 बन गया। यही ना आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। केल्विन में दिया, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो आपको बता रखे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि आप अगर पहला क्वेश्चन देखें तो आपको 300 दिया है केल्विन में, है ना, तो इसको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करिएगा, तो 300 में से 273 घटा देंगे, तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे दूसरा है 573 केल्विन है, तो इसको क्या करेंगे, तो 573 में से घटा देंगे 273, तो 273 अगर घटाइएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से 300 केल्विन ना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, 300 केल्विन, सॉरी सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। समझ गया। चलिए उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है उल्टा है, इसमें केल्विन में बदलना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए इसको चेंज करते हैं। तो आपको बता रखे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर ना। तो यहाँ दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको क्या करेंगे, तो 25 में जोड़ देंगे ना आपकी बार 273। ठीक है, तो 273 जब जोड़िएगा तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 298 केल्विन, जुड़ेगा तो 298 केल्विन। चलिए एक और देख लेते हैं। इसका बी नंबर दिया है 373 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करिएगा यहाँ पे, तो 373 में जोड़ दीजिएगा 273 ना, केल्विन में बदल जाएगा, यानी आ जाएगा 646 केल्विन। समझ गए। तो चलिए अब इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग वीडियो को चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आंसर की, जिसका नाम है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन चैप्टर से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं विज्ञान और मापन। ठीक है, चलिए प्रश्नावली में पहला प्रश्न देख रहे हैं, है ना। इसमें से क्या करना है कि सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, सही विकल्प को इसमें से चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन किस तरह की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा, सी नंबर होगा, है ना। मापन जो है आपकी क्या है, पहले का आंसर क्या होगा, सी होगा। पहले का आंसर सी होगा। तुलना करने की, है ना, मापन जो होती है किसकी प्रक्रिया होती है, तो तुलना करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राशि के परिमाण के
पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक होता है। तो आप चैप्टर में भी देखे होंगे, है ना, हम आपको दिखा रहे हैं चैप्टर में। तो यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी राशि के परिमाण के पूर्व विवरण के लिए दो बात का ज्ञान होना आवश्यक है, एक मात्रक का, दूसरा संख्याक का, है ना। एक मात्रक का और दूसरा संख्याक का, मतलब दोनों आवश्यक है। मतलब इसका आंसर इसमें हो जाएगा मात्रक और संख्याक दोनों का ग नंबर, है ना। चलिए, कह रहे ए सही मात्रक में कितने आधारी मात्रक है ना। ए सही मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं, तो इसका आंसर होगा 7। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम आपको दिखा भी दे रहे हैं चैप्टर। तो यहाँ देख रहे हैं ये 7 दिए गए हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ये 7 जो होते हैं ये मात्रक दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 7 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आधारी राशि नहीं है। आधारी राशि आपको पता है कि आधारी राशि की परिभाषा क्या होती है, इसको आपको पता होना चाहिए कि वैसी राशियां जो स्वतंत्र रहती है ना, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं, जैसे द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, विद्युत धारा, ये सब आधारी राशि है। लेकिन वेग जो है इसका परिणाम और, है ना, वेग जो होता है ये क्या होता है आपका, व्युत्पन्न राशि होता है, ठीक है। आधारी राशि क्या होंगी, ये तीनों होंगी, ये आधारी राशि नहीं है, वेग आधारी राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी जो बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। आगे हम बाकी चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, है ना। जूल होता है, ऐसे लिख सकते हैं जूल, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एमएम में कितना के बराबर होता है। चलिए, तो 1 मीटर स्क्वायर के बारे में हम यहाँ कहीं अलग से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको अलग से दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ देखते हैं, 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर। अगर आपको कहें 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हम आपको बताएं कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो कोई प्रॉब्लम है इससे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 100 सेंटीमीटर। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, अब अगर हम कहें कि सेंटीमीटर को हम एमएम में कन्वर्ट करना चाहे तो 10 से इंटू करना होगा, है ना, इंटू 10 आपको इसमें करना होगा। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एमएम में, है ना, मिलीमीटर में। चलिए, उसी तरह यहाँ भी 1000 में कितना से इंटू करना होगा आपको, सॉरी 100 में कितना से इंटू करना होगा आपको, 10 से, तो ये 1000 हो जाएगा, है ना। चलिए, ये भी एमएम में कन्वर्ट हो गया। यानी देखिए, आप देख रहे हैं इसको अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा, कितना जीरो लगेगा, 3 और 3 6 जीरो लगेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 6 mm स्क्वायर, 10 टू द पावर 6 mm स्क्वायर होगा। यानी कि आप यहाँ क्या भरिएगा, ऊपर यहाँ क्या भरिएगा, यहाँ क्या भरिएगा, आप देख रहे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा आपका, देखिए यहाँ क्या भरेंगे, 10 टू द पावर 6 के बराबर होता है। चलिए, अगला है कि राशियां वे स्वतंत्र मानी जाती है। तो आपको अभी ऊपर भी बताया कि स्वतंत्र राशियां जो होती है वो आधारी राशियां होती हैं, या आधारी भरेंगे, सी में आधारी, ठीक है। अगला कह रहा है कि वेग एक राशि है। अभी आप ऊपर भी देखें तो ऑब्जेक्टिव में कि वेग एक आधारी राशि नहीं होती है, ये व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि, तो यहाँ व्युत्पन्न भरेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आप देखे थे, कैंडेला होता है, आपको दिखा दे रहे हैं। फ्रेंच चैप्टर के अंदर भी हम लोग पढ़े थे जब, है ना। तो इसमें जो तीव्रता का ऐसे मात्रक देख रहे हैं, कैंडेला जिसे सीडी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। चलिए, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा आपको पता चलेगा, कैंडेला होता है। अगला है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है केजी प्रति मीटर क्यूब में, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कितना होता है। चलिए आगे देखते हैं नीचे। चलिए, इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इरेज कर, तो आपका क्वेश्चन था 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है किसमें आपको, केजी प्रति मीटर क्यूब में, है ना, केजी प्रति मीटर क्यूब में। चलिए, तो ये अब आपका है 1 ग्राम, ऊपर है
और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए 1 ग्राम है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे ना। चलिए तो 1000 से डिवाइड करते हैं, किस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये केजी में चेंज हो गया। अगला है आपका, नीचे आपका क्या है तो सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको मीटर क्यूब में बदलना है, इसमें भी डिवाइड किया जाएगा, इसमें भी डिवाइड करेंगे, है ना। तो आपको पता है कि एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि डिवाइड करेंगे 100 से 3 बार, क्योंकि यहाँ क्यूब में है ना 3 बार सेंटीमीटर है, इसलिए इसमें आपको 3 बार 100 से डिवाइड करना होगा, यानी ऊपर इंटू हो जाएगा। नीचे डिवाइड का मतलब वो पलट के ऊपर चला गया ना, तो आपको 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार करना होगा। 100 इंटू 100, है ना। इसको थोड़ा 1 मिनट यहाँ ये हमको करना होगा, इंटू समझ में नहीं आ रहा। अच्छा 3 बार 100 इंटू 100 आपको करना होगा। ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100, 100 एक बार और 100 होगा ना आपका। चलिए चलिए फ्रैक्शन है यहाँ। ठीक, अब देखिए ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 जीरो, ये भी इसको यहाँ कैंसिल कर देंगे, यानी कितना आ गया देखिए कितना बच रहा है। तो यहाँ बच गया 10, यहाँ 100, तो 1000। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब, यानी 1000 का मतलब 10 टू द पावर 3 केजी प्रति मीटर क्यूब, है ना। 10 टू द पावर 3 ना हो जाएगा ये, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यानी 10 टू द पावर 3, यहाँ क्या भर सकते हैं 10 टू द पावर 3। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहलाता है, तो 1 पास्कल कितना, तो ये 1 पास्कल आपका 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के ही बराबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि पास्कल भी ऐसा यूनिट होता है दाब का, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो 1 पास्कल जो होगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर ही होगा। चलिए अगला है 1 कैलोरी जो होती है एक इसके बराबर होती है। तो 1 कैलोरी लगभग ये जो होती है एक्चुअल में यहाँ होता क्या है आपको दिखा देते हैं। चलिए तो 1 कैलोरी ऊर्जा किसके बराबर, तो ये होती है आपकी 4.186 जूल, 4.186 जूल यानी 4.2 जूल, है ना, लगभग 4.2 जूल के बराबर है कि 1 कैलोरी ऊर्जा जो होगी ये किसके बराबर होगी, तो लगभग में 4.2, है ना, 4 पॉइंट है यहाँ आपका 4.2 जूल के बराबर होती है। चलिए आगे इसमें देखते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिसके बारे में हमें देखना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या है आप चैप्टर में पढ़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ लिखवाए भी होंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताएंगे। चलिए तो भौतिक राशियों की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप भौतिक राशियां, तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहती हैं। ठीक है, जैसे लंबाई द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशियां हैं। ठीक है, भौतिक राशियां 2 तरह की होती है, एक होती है आधारित राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो व्युत्पन्न राशि का परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। व्युत्पन्न राशि वे जो आधारित राशियों के पदों में व्यक्त करी जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, बल, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान नहीं होगा, बल होगा, कार्य होगा, ऊर्जा होगी, ये सब व्युत्पन्न राशि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन आप देख चुके हैं पहले भी, है ना। एक क्वेश्चन छूट रहा है यहाँ पे, 5 नंबर भी है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो आधारी मात्रक आपको पता ही है, चलिए आप पढ़े हुए हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं आधारी मात्रक क्या होता है। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़े हुए हैं। तो आधारी मात्रक क्या होता है कि आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, मतलब आधारी राशियों के जो मात्रक होंगे, है ना, वो क्या कहलाते हैं, आधारी मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक होता है ना मीटर, तो क्या होगा, आधारी मात्रक होगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है ना केजी, तो वो आधारी मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं। मात्रकों की पद्धति, चलिए मात्रकों की पद्धति देखते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ठीक है, यहाँ से परिभाषा आपको मिल गया। चलिए अगला क्या कह रहा है कि रेडियन और
स्टेडियन किनके मात्रक है, रेडियन और स्टेडियन किसके मात्रक है, इसको देखना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग पहले आगे पढ़े हुए थे कि रेडियन और स्टेडियन किसके मात्रक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए कहाँ गया ये रेडियन और स्टेडियन, रेडियन और स्टेडियन। चलिए इसको यहाँ, तो देखिए यहाँ पे दिया है ना, रेडियन जो होता है समतल कोण का है ना, रेडियन जो होता है समतल कोण का, और दूसरा स्टेडियन है ना, स्टेडियन जो होता है घन कोण का। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका भी मात्रा, ये किसके मात्रक होते हैं आपको पता चल गया। चलिए अगला है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 नैनोमीटर किसे, देखिए यहाँ पे दिया है 1 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर दिया कहाँ है, ये रहा 1 नैनोमीटर कितने, 10⁻⁹ मीटर के, 10⁻⁹ मीटर के। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष। तो देखिए एक्चुअली में प्रकाश वर्ष होता क्या है कि कोई प्रकाश की किरण एक वर्ष में, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण एक वर्ष में जो दूरी तय करेगी वही क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो चलिए प्रकाश वर्ष को हम लोग डिफाइन भी कर देते हैं थोड़ा सा बढ़िया से इसको। तो 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो एक्चुअल में आपको पता है कि एक साल में लगभग 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं, या 365.25 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसे, है ना, या 365 दिन भी आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये क्या हुआ कि एक साल में इतने दिन होते हैं, और प्रतिदिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। और प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। और प्रत्येक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। और अब आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर होती है, 3 × 10⁸ मीटर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा आपका, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 9.46 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 8 तो 10 तो 12, 10⁻12 मीटर। तो 1 लाइट ईयर बराबर इतना होता है, तो है ना। तो प्रकाश वर्ष आप जान लीजिए परिभाषा, भी इसमें परिभाषा ही पूछ रहा है क्वेश्चन में आपके, है ना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष किसी प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वही आप तय की गई दूरी, प्रकाश किरण द्वारा तय की दूरी वही प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू भी देख लिए कि 1 लाइट ईयर को क्या किए, तो 365.25 दिन होता है ना, गुना के 24 घंटा में कैलकुलेट हो गया, ये आवर में आ गया, आवर में आ गया, उसके बाद ये मिनट में कर लिया, मिनट को सेकंड में कर लिए। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये आपका क्या है, समय है ना। और ये है कि एक इसकी चाल हो गई, ये प्रकाश की चाल हो गई कि इतना मीटर प्रति सेकंड चलेगा। तो चाल में जब समय से गुना कर देंगे तो आपकी दूरी निकल जाएगी ना, तो ये आपकी दूरी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लघु तरी क्वेश्चन है, किसी राशि के परिमाण के पूर्व विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, एक उदाहरण देके समझाएं। कहने का मतलब है कि किसी भी राशि के ऊपर आप ऑब्जेक्टिव में भी देखे थे कि दो चीजों की जरूरत होती है। पहला चीज होता है कि उसका, यहाँ देखे थे ना ऑब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए दिखाए थे, यहाँ पे मात्रक और उनके संख्यात्मक मानों की, है ना, उनके संख्यात्मक मानों की। यहाँ देखिए यहाँ दिखा हुआ था आपके ऊपर, ये दिखाए थे अभी कुछ देर पहले, है ना, एक ऑब्जेक्टिव में देखिए यहाँ दिखा है ना, ये मात्रक की आवश्यकता होती है और दूसरी संख्यांक की, है ना, संख्यांक की या वो जो मान रहता है उसकी, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मीटर, तो 2 मीटर से यहाँ पता चल रहा है कि 2 मीटर से यहाँ पता चल रहा है ये संख्यात्मक मान हो गया, है ना, संख्यांक हो गया या संख्यात्मक उसका मान होगा, और उसका ये मात्रक होगा। तो दोनों एक के बिना आप दो, अगर आपको सिर्फ 2 लिखते तो 2 का मतलब है क्या, ये 2 है क्या, लेकिन 2 मीटर से पता चला कि किस चीज की लंबाई है ना। तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये आप उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ 2 जो है या क्या है, संख्यांक है, और ये जो है इसका क्या है, मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधारी और व्युत्पन्न राशि
किसे कहते हैं, इनके दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप ऊपर परिभाषा में देख चुके हैं कि आधारी राशि क्या होता है, चैप्टर में पढ़ चुके हैं आधारी और व्युत्पन्न राशि। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आधारी राशि कहाँ गई, आधारी राशि, आधारी राशि, यहाँ आधारी राशि जो राशि स्वतंत्र मानी जाती है वो आधारी राशि होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय उदाहरण हो गए। उसी तरह व्युत्पन्न राशि क्या होती है कि वे जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ये सब जो है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसका दीर्घ उत्तर ये कह रहा है कि ये सही मात्रक के संकेताक्षरों के लिए संकेताक्षरों को लिखते समय क्या हमें मतलब कोई 3 बातों के बारे में बताना है ना, कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए, है ना। क्वेश्चन दोबारा पढ़ दे रहे हैं कि ये सही मात्रक के संकेताक्षरों के लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो यहाँ हम देखिए उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि हिंदी में किसी भी मात्रकों के संख्याक्षर अंग्रेजी अक्षर में ही होंगे। ठीक है, मतलब अगर किलोग्राम लिखना है तो किलोग्राम हिंदी नहीं, वहां केजी ही यूज करेंगे, है ना, केजी इस तरह से ही यूज करेंगे। ठीक है ना, ठीक समझ गए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया, किलोग्राम को किग्रा नहीं लिखेंगे, मीटर को मीटर इत्यादि भी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अगला कि मात्रकों को अंग्रेजी नाम के कैपिटल अक्षर से प्रारंभ नहीं किया जाता। कोई भी मात्रक होगा उसका अंग्रेजी नाम से पहले अक्षर से नहीं, जैसे कहने का मतलब है कि सिंबल हो सकता है उसका, जैसे केल्विन होता है ना कैपिटल के। ठीक है, ये सिंबल है उसका, है ना, ऐसा ही मात्रक का सिंबल है ना, ये आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो दिया गया है कि कैपिटल अक्षर से नहीं शुरू किया जाएगा, ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जैसे 1 एम्पियर है विद्युत धारा, तो एम्पियर को इस तरह से लिखेंगे, नॉट ए कैपिटल होगा यहाँ। तो इसका कहने का अर्थ ये है अंग्रेजी नाम में, है ना, कैपिटल से नहीं शुरू किया जाता है। अगला क्या है कि मात्रों के बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे किलोग्राम है या ग्राम ही है, मान लीजिए ग्राम ही है तो ग्राम्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अगला क्या है कि मात्रक ग्राम के लिए संख्या अक्षर जी लिखना चाहिए, ना कि जीएम, है ना। ग्राम के लिए सिर्फ जी लिखेंगे, नॉट जीएम लिखेंगे, है ना। और जीएम लिख दिए तो इसका अर्थ हो जाएगा ग्राम मीटर। ठीक है, जी से ग्राम और एम से मीटर। तो हमें 3 का ही जरूरत था, लेकिन और भी देख लेते हैं ना। कह रहा किलो के लिए संकेताक्षर स्मॉल के का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किलो के लिए स्मॉल के ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़ा के जो होता है केल्विन के लिए होता है, बड़ा के जो होता है केल्विन के लिए। ठीक है, और केजी लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे, ना कि हम लोग कैपिटल के दे देंगे और स्मॉल जी दे देंगे। ठीक है, ये लिखना गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि के से केल्विन होता है और जी से ग्राम होता है, तो यहाँ ये केल्विन ग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये चीज छोटे छोटे बातों आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना, के से केल्विन, कैपिटल के से केल्विन होगा, स्मॉल के से आपका क्या हो जाएगा, तो किलो हो गया। ठीक है, अगर दोनों एक साथ लिख दिए तो ये केजी नहीं कहलाएगा, अगर स्मॉल में लिखे ठीक तो है किलोग्राम है, लेकिन कैपिटल के कर दिए तो यहाँ आपका लोचा हो गया कि ये आपका केल्विन हो गया और ये ग्राम हो गया, तो ये केल्विन ग्राम होगा, 3 केल्विन ग्राम। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से आपको पता चल गया, ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। ये एक्सरसाइज थोड़ा छोटा था, अगला वीडियो होगा आपका मोशन का, जिसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दें कि हम कल से मैथमेटिक्स के 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th क्लास के भी सभी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे चैप्टर्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन आंसर आप नहीं करा रहे, तो हम सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, सारे न्यूमेरिकल बनवाएंगे, जितने भी आपके बुक में न्यूमेरिकल दिए गए हैं हर एक तरह के न्यूमेरिकल बताएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कराएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।